मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास सेवेंथ में प्रैक्टिस टाइम 3.1 इसका आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है। इसमें टोटल क्वेश्चन ए से लेकर एच तक है, तो बारी बारी से सब क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, ऐड द फॉलोइंग, ये फ्रैक्शन का ऐड है। इसमें 2/3 -2/3 1/6 -8/15। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है 2/3 -2/3 1/6 -8/15। अब इस फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो ऐड का जो रूल है 2/3 प्लस यहाँ पर -2/3, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस 1/6 और प्लस -8/15। ठीक है, इस ब्रैकेट को, अब इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 2/3 ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 2/3 यहाँ प्लस 1/6 ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 8/15। ठीक, अब 3, 3, 6 और 15 इस सब का अगर एलसीएम हम लेते हैं, एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देख लीजिए 3, 3, 6 एंड 15, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 1, 1, 2, 5। तो एलसीएम हो जाएगा 5 2 10, 10 3 30। एलसीएम आपका आ गया 30। ठीक है, अब इस तरह से 30 आ गया तो इसको डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 10 जा 30 और 10 2 जा 20, माइनस फिर वहाँ भी वही कंडीशन होगा, प्लस 6 5 जा 35 माइनस 15 2 जा 8 2 जा 16। अब जो मेरा करेक्ट आंसर है ये आप देख लेंगे, ये 20 प्लस माइनस से दोनों कैंसिल हो गया, और 5 -16/30, तो 16 में से 5 को लेस करते हैं तो -11/30, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, जीरो वाला भी क्वेश्चन है। जैसे इसमें जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है 4 -3/7 2/9 0 8/7 -13/7, इसको भी ऐड करना है, ये फ्रैक्शन का ऐड है। तो जो रूल इस फर्स्ट में लग रहा है वही रूल सब में लगेगा, चारों क्वेश्चन में आप बना लेंगे। सेकंड बी नंबर क्वेश्चन, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग 17/15 फ्रॉम 0। तो यहाँ पे आप बी नंबर को देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, पहला इसका क्वेश्चन है 17/15 फ्रॉम 0, यानी 0 में से 17/15 को लेस करना है। तो यहाँ पर 0 -17/15 करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एलसीएम तो वही हो जाएगा 15, यहाँ पर 0 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, यानी आंसर आपका -17/15 होगा। तो इस तरह से इसमें 17/15 फ्रॉम 0 का आंसर हुआ। अब इसमें का जो क्रिटिकल क्वेश्चन है जो नीचे है क्वेश्चन नंबर 5 में, बी का ही 5 नंबर क्वेश्चन है 1/5 फ्रॉम द सम ऑफ 8/5 एंड 6/7। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बी का ही 5 है, 1/5 फ्रॉम
द सम ऑफ 8/5 and 6/7, 8/5 and 6/7। जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार 8/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8/5 प्लस 6/7 ये दोनों का सम हुआ, और इसमें से हमको लेस करना है 1/5। तो 8/5 प्लस 6/7 माइनस 1/5, तो 8/5 और 6/5 को ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको इन्वॉल्व कर दिए। यहाँ पर 5 और 7 का एलसीएम निकालते हैं, 35 हुआ, 5 7 जा, 7 8 जा, 56 प्लस 7 5 जा, 5 6 जा 30 माइनस 1/5। यहाँ पर इस दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 606 538 86/35 माइनस 1/5। अब फिर एक बार सेकेंड चांस, 35 और 5 का एलसीएम निकाले तो 35 हो गया, ऊपर 86 माइनस 5 7 जाते हैं, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेस करते हैं, तो 16 में से 7 गया 9, यहाँ पर बचा 7, तो 79/35 ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन बी नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा संभल करके क्रिटिकल क्वेश्चन है, और सी नंबर का जो क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स जो निगेटिव पॉइंट है, जो फ्रैक्शन के अंदर निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में ही होता है -4/9, तो ये हो जाएगा 4/9 आंसर। अगर 2/9 है तो आंसर हो जाएगा -2/9। तो ये एडिटिव इनवर्स में ही आपका क्वेश्चन हुआ। फिर उसके बाद डी नंबर में एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर्स। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, उसको इंटीजर्स को सम के रूप में डाल देना है। जैसे मान लीजिए कि ये 17/15 है, 17/5 सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर है आपका डी 17/5। अब इसका हम फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 2/5। यहाँ पर इंटीजर्स में लिख दिए 3 इंटीजर्स 2/5। अब इस 3 इंटीजर्स 2/5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2/5। यहाँ पर सम ऑफ द इंटीजर्स ये हो गया 3 + 2/5, तो ये 3/1 भी हो सकता है, तो 3 + 2/5 ये आपका सम हो गया। तो इस तरह से डी नंबर में एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। अब यहाँ पर -25/4 है, तो इसका भी हम इंटीजर्स तोड़ देंगे और माइनस लगाकर इसका आंसर लिख सकते हैं। अब ई नंबर का जो क्वेश्चन है द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज 9/16। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम है और क्रिटिकल क्वेश्चन है, सम ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज 9/16। दो रेशनल नंबर का जो सम है वो 9/16 है, और उसमें से इफ वन ऑफ देम, एक दिया हुआ -5/18, फाइंड द अदर। तो जो अदर नंबर निकालना है उसको आप लेट कर सकते हो, लेट द अदर नंबर बी x। तो जो अदर नंबर है उसको हमने x मान लिया। अब उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एक फ्रैक्शन दिया हुआ है -5/18 और दूसरा x है, और इस दोनों का सम कितना है 9/16। तो -5/18 प्लस x इक्वल टू 9/16। अब इस x का वैल्यू हम निकाल देंगे, फाइंड कर देंगे, तो आपका यह सेकंड नंबर निकल जाएगा। अब इस -5/18 को जस्ट 9/16 के पास लेकर चले जाते हैं, जो यहाँ पर माइनस है, इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहीं x इक्वल टू 9/16 प्लस 5/18। अब इसको ये ऐड द फ्रैक्शन के रूल से इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर फाइंड कर देंगे। अब आप यहाँ देखेंगे 16 और 18 को जब एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 144। यहाँ पर एलसीएम क्या निकल जाएगा 144। अब 18 को 144 से, मतलब 144 को 18 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो कितना आएगा 81 प्लस 81 प्लस अब इस दोनों को ऐड कर देते हैं। यहां देख लीजिएगा 121 डिवाइड बाई 144, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से ई नंबर में ये जो वर्ड प्रॉब्लम था आपका सॉल्व हुआ। अब FGH ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी एडेड टू -11/24 टू मेक इट -5/16, यानी -11/24 में क्या ऐड करेंगे कि हमारा रिजल्ट -5/16 आएगा। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है उसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए से लेकर और एच तक आपका आज कंप्लीट हुआ, और इसी से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, जिसको आप देखेंगे। वह क्वेश्चन है फर्स्ट 19/4 को सम ऑफ द एन इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 19/4 को हम कैसे सम ऑफ इंटीजर्स निकालेंगे और रेशनल नंबर भी निकालेंगे। थैंक यू। Hi students, good morning. In the previous video, we will discuss about lesson 3, subject SST and chapter name is water. हम लोगों ने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में पढ़ा था वाटर के बारे में, वाटर के फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, और वाटर के फॉर्म्स से जो चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसको भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने दो प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर लिया था पिछले वीडियो में। एवोपरेशन और ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। फिर से हम थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था एवोपरेशन के बारे में। एवोपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर जो होता है वो बदलता है गैसीय रूप में, यानी कि वेपर में वो कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमिडिटी के बारे में, कि जो अमाउंट ऑफ जो वाटर का प्रेशर का अमाउंट जो होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है। जो हवाओं में जो नमी जो होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी के अंतर्गत लाते हैं। इसके बारे में पढ़ा भी था कि कहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है। इसके आगे भी कुछ पढ़ना था। आज हम लोगों का टॉपिक है कंडेंसन, यानी कि संघनन। ये होता क्या है,
इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। कंडेंसन इज द प्रोसेस विच चेंज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर और गैस फॉर्म ऑफ वाटर इनटू लिक्विड फॉर्म एंड रिवर्स टू वेपोराइजेशन। संघनन यानी कि कंडेंसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लिक्विड फॉर्म या गैस फॉर्म का जो होता है लिक्विड का, उसको हम लोग लिक्विड या गैस में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहाँ से वो वेपर का रूप ले लेता है, उसी को हम लोग कंडेंसन कहते हैं। इससे किस किस चीज़ों का निर्माण होता है कंडेंसन से? तो कंडेंसन से आप लोगों को बुक में दिया भी है, क्लाउड्स का निर्माण होता है, फॉग का होता है, मिस्ट का होता है और ड्यू का निर्माण होता है, जिसके बारे में नेक्स्ट जो होगा हमारा टॉपिक उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कंडेंसन से हम जान चुके हैं कि 4 चीज़ों का निर्माण होता है, क्लाउड्स का होता है, फॉग का होता है, मिस्ट का होता है और ड्यू का होता है। कंडेंसन कहाँ पे अकर करते हैं कि कहाँ पे इसकी प्रक्रियाएं चालू होती हैं? तो कंडेंसन की सिर्फ और सिर्फ प्रक्रियाएं हवा में ही नहीं होती है, एयर में भी नहीं होती है, एयर में ही नहीं होती है, इसके अलावा कभी कभी यह जल के ऊपर, लैंड के ऊपर भी इसकी प्रक्रियाएं चालू होती हैं, यानी कि यहाँ पर यह भी होती हैं जो अकर करती हैं। उसके बाद का हमारे पास टॉपिक है क्लाउड्स। क्लाउड्स का निर्माण कैसे होता है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लाउड्स जो होते हैं उसको हम लोग बादल कहते हैं। तो बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके लिए हम समझते हैं। ये हमारा एक रिवर हो गया जो वाटर से फुल है। जब वार्म हवाएं इसके वाटर के सरफेस से गुजरती हैं, वाटर के लेवल से गुजरती हैं, तो वार्म एयर का हम जानते हैं कि वो ड्राई होती हैं, उसमें वाटर की मात्रा ना के बराबर होती है, तो वो सूखी होती हैं। तो जब ये वार्म हवाएं जब इसके संपर्क में आती हैं, इस वाटर के संपर्क में आती है, तो इसके साथ कुछ इसकी जो मैंने बताया था कल ह्यूमिडिटी, ठीक है, यानी कि कुछ इसमें के जो वाटर जो होते हैं वो इसके साथ वेपर बन के इसके साथ जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ते हैं तो ये वाटर फिर से ऊपर की तरफ उठना चालू होती है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से यानी कि अर्थ के क्रस्ट से हम ऊपर जाना चालू करते हैं, तो वैसे वैसे टेम्परेचर राइज नहीं होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, हम लोग ये जानते हैं। तो जैसे जैसे अब ये वार्म हवा यहाँ पे आकर मिले और ह्यूमिडिटी मॉइस्ट हो गई, नमी इसमें आ गई, इसमें पानी की मात्रा आ गई, तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ होती जाएंगी वैसे वैसे ये ठंडी पड़ती जाएंगी और एक सर्टेन हाइट पर चले जाने के बाद ये हवाओं पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उतना प्रेशर नहीं डाल पाता है और ऊपर चले जाने के कारण ये धीरे धीरे कूल होती हैं, ठंडी होती हैं। ठंडी होने के बाद जो ये वेपर में जो वाटर की मात्रा होती है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यानी कि क्रिस्टल का निर्माण करती हैं और ये क्रिस्टल इतने हल्के होते हैं कि हवाओं के साथ ये क्रिस्टल बहुत ही आसानी से फ्लोट करते हैं, बहते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टल 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मिलकर बड़े क्लाउड्स का निर्माण करते हैं, यानी कि इस प्रकार से धरती पर ये अर्थ पे क्लाउड्स का निर्माण होता है। उसके बाद का टॉपिक हमें दे रखा है फॉग, मिस्ट एंड ड्यू क्या है। आइए सबसे पहले समझते हैं फॉग के बारे में। फॉग क्या होता है? फॉग जो होता है वो एक बहुत ही डेंस क्लाउड होता है, बहुत ही घना क्लाउड्स जब हो जाते हैं, जब हम देखते हैं कि विंटर सीजन में जब सुबह सुबह हम घरों से, तो फॉग को हम लोग जानते हैं कि फॉग जो होता है वो क्लाउड्स का एक ऐसा रूप होता है जो बहुत ही डेंस होता है, बहुत ही घना होता है। हम जनरली देखते हैं कि जहाँ पे ठंडी का मौसम होता है तो सुबह सुबह फॉग छा जाता है। फॉग क्या करता है? फॉग से विजिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। इस कारण से जो ड्राइवर जो होते हैं या बाइक जो चलाने होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये फॉग होता है। फॉग का ही एक रूप होता है मिस्ट। मिस्ट क्या होता है? फॉग में जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन मिस्ट की ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो थोड़ी उससे बड़ी बड़ी होती हैं और ये उस फॉग की तरह डेंस नहीं होता है, लेकिन ये भी फॉग का ही एक रूप होता है। और जनरली इसे हम लोग जो केमिकल फैक्ट्री होते हैं या दूसरे फैक्ट्री होते हैं वहाँ पे हम मिस्ट का एक रूप देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको विजिबल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद का टॉपिक है हमारे पास ड्यू। ड्यू आप कब देखते हैं? जब हम एक वार्म डे देखते हैं कि जिस दिन हमारा आसमान शाम के समय पूरा खुला रहता है, कोई कहीं भी बादल नहीं होते हैं, तो उस दिन जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पेड़ के पौधों पर, पेड़ के पत्तियों पर छोटे छोटे वाटर ऑफ ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं, या ग्रास पर हम जब ऐसे देखते हैं हाथ मार के तो ग्रास से भी हमें पानी
का फीलिंग होता है, महसूस होता है। तो रात को जो जब आसमान खुली होती है और वहाँ से जो वाटर की क्रिस्टल जो अर्थ पे गिरती हैं, उसी को हम लोग ड्यू बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।